जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज है 6 अप्रैल 2023 और 6 अप्रैल को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए तो उनमें से हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को उठाया है तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, कुल 10 गेंदों में से कुछ लाल रंग की है, शेष सफ़ेद रंग की। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 है, यानी 28 रुपये है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये हो और सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपये हो तो सफ़ेद गेंदों की संख्या क्या होगी। तो देखें, बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले तो ये देख लेना है कि इसे 10 गेंदें हैं कुल, ठीक है। तो कौन कौन सी गेंद है, लाल है और सफ़ेद हैं। यानी जो लाल गेंदें हैं यानी रेड और वाइट, इतना क्लियर, रेड और वाइट है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो लाल गेंदों का औसत है कितना है, 25 रुपये है, क्लियर। तो यहाँ पर लाल गेंदों का औसत 25 रुपये और वाइट यानी सफ़ेद गेंदों का औसत कितना है, 30 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद हमें देखना है जो कुल औसत दिया है हमें, तो कुल औसत कितना है, जो कुल औसत है तो कुल औसत दिया है हमें यहाँ पर 28 रुपये, क्लियर। तो इसको हम एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 28 रुपये रखा, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे इनका जो अंतर आ रहा कितना आ रहा, 28 और 30 का, तो यहाँ पर आ रहा है 2 का अंतर। यहाँ 25 और 28 के बीच में कितने का अंतर आ रहा, 3 का। अब देखें हमें क्या करना है, हमारे पास कुल बॉलें कितनी है, कुल बॉलें हमारे पास 10। यहाँ पर जो हमारा अनुपात बन रहा है वो कितना बन रहा है, 2 और 3 का, यानी 2 और 3 कितना होता है, 5, यानी 5 यूनिट बराबर 10। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 दूनी 10, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 2 यूनिट की वैल्यू 4 और 3 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 3 यूनिट की वैल्यू 6। हमसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया था सफ़ेद गेंदों की संख्या क्या होगी। तो सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी होगी, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या होगी यहाँ पर भाई साहब 6। इतना क्लियर, यही हमारा क्या था आंसर। और अगर लाल गेंदों का पूछा जाता तो लाल गेंदों की संख्या कितनी थी, 4। अब चेक करना है तो चेक भी आप कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी। तो देखें कितना आसान है क्वेश्चन, और इस टाइप क्वेश्चन आपको अब भी आए एग्जाम में तो बिल्कुल आसानी से कर देना, एलिगेशन से बहुत आसान हो जाता है। क्लियर, समझ में आया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4000 की धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 484 है, तो दर ज्ञात कीजिए। तो देखें बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है, पहले तो ये देख लो, देखो अपन ने जो टेबल पढ़ी है 2 वर्षों तक की, तो आपको नॉर्मली आप डायरेक्टली परसेंट थोड़ा बहुत तो निकाल सकते हैं, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर पहले तो ये पता कर लो हमारे पास मूलधन कितना है, तो मूलधन है हमारे पास 40,000 रुपये, इतना क्लियर। 40,000 का 484 कितने परसेंट है, ये निकाल लो, इनटू कर देंगे 100। यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, क्लियर। यहाँ पर 4 से कैंसिल करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यहाँ पर कितने बचे, 2 जीरो 100। तो यहाँ पर बचा 121 बटे 100, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो है तो 2 के पहले पॉइंट आ जाएगा, ऐसे भाग भी देंगे तो कितना आ जाएगा 1.21%, इतना क्लियर। ये हमारा अंतर दिया था किसका, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो उन्होंने हमसे क्या पूछी है, दर पूछी है, क्लियर। तो दर क्या होगी, यानी जो अंतर कब आता है 1.21 का। तो जब आप 11% को सॉल्व करते हैं, या फिर इसे आप ऑप्शन से कर सकते हो, तो जब 11% को सॉल्व करेंगे यानी 100 मान लिया हमने, क्लियर। तो पहले वर्ष हमने 11% मिला, दूसरे वर्ष भी देखेंगे तो पहले वर्ष 11% यानी 11, दूसरे वर्ष भी 11, इसका भी कितना लेते हैं 11%। और जब इसका 11% लेंगे तो कितना आएगा, तो 11 का 11% निकालना कौन सी बड़ी बात है, आसानी तो है, बटे में कर देंगे 100, 11 11 121 बटे 100। जब इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1.21, क्लियर, 1.21%। तो क्लियर, ये ऑप्शन से भी हो जाएगा, यानी जो हमारा आ रहा था कितना 1.21 ही तो आ रहा था,
यानी कि हमारा जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, ब्याज की दर कितनी रही है, तो ब्याज की दर रही है 11%। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आएगा 11%। अब देखो ये पूछे क्यों जा रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्योंकि उसमें उनके दो टॉपिक कवर हो रहे हैं, पहला तो साधारण ब्याज, दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज, इसलिए आपको अंतर वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाए। रेगुलर एक या दो क्वेश्चन तो अगर सुबह वाली शिफ्ट में पूछे जाए तो शाम को नहीं आते, शाम को पूछे जाए तो फिर अगले दिन, जैसा भी उनके ऊपर है। ठीक है, तो समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए ने 6400 रुपये लगाकर कोई व्यापार शुरू किया, 4 माह बाद बी व्यापार में कुछ राशि लगाता है और शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 4:5 है तो बी ने कितनी राशि लगाई थी। क्लियर, तो इसके लिए अगर आपको पता हो तो हमने व्यापार वाले क्वेश्चन क्लास में कराए थे ऑफलाइन। ठीक है, अभी ऑनलाइन क्लास में डाल लेंगे क्योंकि अभी थोड़े टाइम की वजह से नहीं डाल पा रहे हैं। देखें यहाँ पर कितने रुपए लगाए, तो ए ने लगाए भाई साहब 6400 रुपये। क्लियर, और जो वर्ष के अंत में बात होती है ना जब भी, तो वर्ष के अंत में उनके लाभ का, यानी वर्ष के अंत का मतलब क्या होता है, एक वर्ष में 12 माह, यानी क्लियर ए ने जो रुपये लगाए, तो ए ने कितने रुपये लगाए, 6400 रुपये लगाए, लेकिन कितने माह के लिए लगाए, 12 माह के लिए। इसके बाद बी व्यापार में शामिल हुआ, कुछ राशि लगाता है, कुछ राशि कोई भी हो सकती है, एक्स वाई जेड जो भी अपन को मानना है। ठीक है, तो कितने माह बाद लगाए उसने, तो उसने लगाए हैं कितने माह बाद, 4 माह बाद, यानी कि एक साल में मुनाफा बटना था या एक साल का व्यापार था, ए ने तो 12 माह के लिए लगाया, लेकिन 4 माह बाद कौन आया, बी, यानी कितने माह बचे थे फिर, 5 और 3 8 माह बचे थे, यानी इसने कितने माह के लिए लगाए होंगे, 8 माह के लिए। बराबर जो लाभ वितरित होने या बटना है, लाभ का अनुपात कितना है, 4:5। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसे सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखें कैसे करेंगे सॉल्व, तो सबसे पहली बात तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, इतना क्लियर। 8 से कैंसिल करो, 8 एकम 8, 8 अठाइयाँ 64, कितना आ गया 800। तो 800 का 3 में गुणा होगा तो कितना बन जाएगा, 8 तिया 2400 बटे एक्स बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं बचा यानी 1/5। तो एक्स बटे में यहाँ पे जाएगा गुणा में, 5 यहाँ पर बटे में यहाँ पे गुणा में जाएगा। तो देखें 24 पंचे 120 और 2 जीरो हैं बराबर एक्स। तो एक्स ने कितने रुपए लगाए, यानी बी ने कितने रुपए लगाए, तो बी ने लगाए 1,20,000 रुपये, और यही हमारा क्या था आंसर। कोई दिक्कत परेशानी, तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा, सॉरी 12,000 रुपये। कितने लगाए, 12,000 रुपये उसने लगाए। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखें आप इसे आसानी से और कैसे कर सकते थे, वैसे अगर आप चाहें तो यहीं के यहीं से एक स्टेप में आपका सवाल आ जाता, यानी सवाल का आंसर आ जाता। क्लियर, पूरे करने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का, क्या दिक्कत है, समझ में आया, कोई दिक्कत। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं के या दो संख्याओं का अंतर कितना है, 4 तथा उनके वर्गों का अंतर कितना है, 68। तो उनका योग ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या करना है हमें यहाँ पर, देखें दो संख्याओं का, यानी एक संख्या x है और एक y, यानी अंतर कितना है, तो उनका अंतर है 4। उनके वर्गों का अंतर, तो उनके वर्गों का यानी x का वर्ग और y का वर्ग का अंतर कितना है, 68 है। अब देखें इस टाइप के सवाल के लिए हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो आपको एक चीज़ पता होगी कि a² माइनस b²। क्लियर, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b² को बराबर में एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, यही लिखेंगे। एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी जो हमारा कितना दिया है वर्गों का अंतर 68, तो यहाँ पर एक कोष्टक में a प्लस बी यानी x प्लस वाई, एक कोष्टक में x माइनस वाई बराबर कितना दिया है हमें 68। इसे हमने जो कन्वर्ट किया
तो इसमें लिख दिया। क्लियर, x माइनस वाई और x प्लस वाई। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास x माइनस वाई का मान दिया है, कितना दिया है यहाँ पे वैल्यू, तो x प्लस वाई इंटू 4 बराबर 68। 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा 2, 4 सत्ते 28, यानी x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितना आई, 17। यानी उनका योग कितना आ गया, तो योग आ गया 17, और यही हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 17। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे एक गिलास में 2 छिद्र हैं। पहला छिद्र गिलास को अकेला 9 मिनट में खाली कर सकता है, दूसरा छिद्र गिलास को अकेले 3 मिनट में खाली करता है। यदि पानी के बहाव की दर स्थिर है, या स्थिर भी हो सकता है, दोनों छिद्र से एक साथ पानी रिसने पर गिलास कितनी देर में खाली हो जाएगा। तो देखें बिल्कुल सा आसान क्वेश्चन है कहाँ से, अपन अगर देखा जाए तो पाइप टंकी का ही टाइप है, या कहें तो टाइम एंड बैग का, सीधी सी बात है। देखें यहाँ पर गिलास में 2 छिद्र हैं, एक मान के चलो एक छिद्र ए है, एक छिद्र बी है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ए कितने मिनट में भरता है, इसे 9 मिनट में भरता है, सॉरी खाली करता है। बी उसे कितने मिनट में खाली करता है, बी 3 मिनट में करता है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे जिसमें 9 और 3 का भाग जाए। क्लियर, तो 9 और 3 का भाग जाए, इसका एलसीएम कितना आएगा, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा, सीधी सी बात है, 9 और 3 का भाग जाए तो 9 ही रहेगा। क्लियर, ये 9 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में कितने लीटर भरता होगा, 9 एकम 9, 9 से भाग देंगे यानी +1 भरता होगा। बी की बात आएगी जब, तो बी 3 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में कितने लीटर भरेगा, 3 × का 9 लीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद हमसे बोला कि अगर दोनों साथ में चलें, ठीक है, या खाली करें, देखो भरना खाली करना सेम कंडीशन है, तो खाली करें तो कितने समय, यानी गिलास पूरा 9 लीटर भरा है तो खाली करेंगे दोनों मिलकर तो कितने समय में करेंगे। तो यहाँ पर दोनों जब चलते हैं, खाली करते हैं दोनों, तो कितने लीटर करते हैं, यहाँ पर ए भी खाली कर रहा, बी भी, तो अपन नेगेटिव में लेंगे, तो 3 और 1 4। क्लियर, यानी कितने लीटर पानी खाली होता है, 4 लीटर। हम 4 से भाग देंगे 9 में, 4 दूनी 8, कितना बचा, 1, 1 में भाग तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंचे 20, यानी उसे कितना मिनट लगेगा, 2.25 मिनट, 2 मिनट 2.25 मिनट। क्लियर, 2:25, 2:25। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत हो तो बताएं। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर जो हमने भरने का कॉन्सेप्ट ले लिया, इसे हटा दे रहे हैं फिलहाल, बाकी आप इसे भरने का मत समझ लेना। क्लियर, यहाँ पर माइनस लेंगे अपन, वो तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब आए तो भरना और खाली करना दोनों भर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। क्लियर, गिलास को दोनों छिद्र। इसके बाद अब क्लियर ना, तो यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन है 9 × 8। तो देखिए क्या करना है हमें यहाँ पर, 9 8, या फिर सबसे पहले इसे सॉल्व कर दो। तो देखो पहली बात तो है कि आपको बोर्ड मास का नियम सबको पता होना चाहिए। तो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, BOD MAS, बोर्ड मास यानी सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीपल यानी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन यानी प्लस, सब्ट्रैक्शन यानी माइनस, ओ यानी ऑफ, और बोर्ड बार, छोटा कोष्ठक, महिला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, ये सब चीज़ें इसमें दी रहती हैं। क्लियर, सबसे पहले हम इसमें क्या सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे तो 5 के 20 यानी कितने बार गया भाग, 4 बार, और 9 8 72, 72 में से 4 गया, कितना बचा 68। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 68। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बोर्ड मास के क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन पहले भी आ रहे थे, अब भी आ रहे हैं। क्लियर, इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है तथा उसका क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसे क्या करेंगे हम, अगर आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट
पता है, वैसे तो पता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आयत का परिमाप होता कितना है 2l + b, हमें कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। क्लियर। तो जो 28 सेंटीमीटर दिया है तो हम 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो l + b आ गया 14 सेंटीमीटर। यानी हमें यहाँ से पता चलेगा कि इसकी जो भुजा है वो कितनी कितनी है, यानी 2 भुजा हैं 14 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं, यानी एल जो भी हो बी जो भी हो। लेकिन जो अगली लाइन में दिया है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए हम क्या करते थे, आयत के क्षेत्रफल के लिए एल इंटू बी, कितना दिया हमें एल इंटू बी 48 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें कोई ज़रूरत नहीं है अब आपके लिए, आपको समझ सकते हैं कि 14 को ऐसे तोड़ना है कि जिसमें गुणा करें तो 48 आ जाए, क्योंकि दोनों भुजाओं का गुणा ही तो होता था क्षेत्रफल में आयत के। तो कौन कौन सी है, 8 और 6, यानी 8 और 6 होगी, तो एक हमारी भुजा क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, एक भुजा हो जाएगी हमारी 6। इतना क्लियर। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, उन्होंने हमसे पूछा है तो विकर्ण यानी पैरामीटर या डायगोनल, ठीक है, पैरामीटर परिमाप, डायगोनल यानी विकर्ण। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया भाई साहब विकर्ण क्या होगा, तो बिल्कुल आसानी से अपन इसे निकालेंगे। तो एक भुजा हमारी 8 है, एक हमारी 6 है, तो देखें यानी कि यहाँ पे बना दे रहे, क्लियर। तो ये क्या हो गया हमारा आयत, दिख रहा ना, ठीक है, ये हो गया हमारा आयत। तो यहाँ पर एक भुजा हमारी कितनी है, एक भुजा है हमारी 8, यानी लंबाई हो गई 8 सेंटीमीटर, क्लियर, और चौड़ाई हो गई 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा इसका विकर्ण कितना होगा, यानी विकर्ण का मतलब हमसे ये वाला पार्ट पूछा गया है। क्लियर, यानी ये विकर्ण पूछा गया। तो अगर आपको पेयर याद हो डायरेक्ट तो आप पेयर से ही बता सकते हैं। 3 4 5 वाला पेयर आपको पता है, 3 4 5, 3 4 और 5, तो विकर्ण कितना होगा यहाँ पर, तो इसका ये दुगुना है, 3 का दुगुना 6, 4 का दुगुना 8, तो 5 का दुगुना 10। क्लियर, आप सीधा बता सकते हैं इसका विकर्ण कितना होगा 10 सेंटीमीटर, पहली बात। दूसरी बात आपको पाइथागोरस प्रमेय में आती है, और इसका जो विकर्ण निकाला जाता है, विकर्ण निकाला जाता है तो d बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल स्क्वायर यानी लंबाई कितनी है, तो लंबाई है कितनी 8, यानी 8 का वर्ग कितना होगा 64 और 6 का वर्ग, तो 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, 8 और 64 और 36 कितना हो जाएगा 100, कितना बाहर आएगा इससे 10, तो ये हमारा विकर्ण हो जाएगा। तो क्या ज़रूरत है इसमें, अपन को जब डायरेक्ट ही निकालना तो डायरेक्ट निकालेंगे ना। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 काश्तकार 6 घंटे प्रतिदिन, अच्छा 6 घंटे प्रति कार्य करके 750 कुर्सियाँ 12 दिन में बना सकते हैं। 24 काश्तकार 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके वैसी ही 1125 कुर्सियों को कितने दिन में बनाएंगे। तो देखें बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। हमसे क्या बोला गया, 30 काश्तकार है, कितने 30 काश्तकार 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिनों में। क्लियर, तो अगर आपको पता हो तो यहाँ पर अपन जो यूज करेंगे टाइम एंड वर्क का MDH/W1, MDH बराबर M2D2H2/W2। क्लियर, समझ में आया। तो कितने दिन में करते हैं, कितनी कुर्सियाँ बनाते हैं, ये 750 कुर्सियाँ बनाते हैं। तो उन्होंने हमसे क्या पूछा है, लिख ही दे रहे, रुक जाओ कमेंट आने लगे इतने में। देखें यहाँ पर ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। तो हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया 30 काश्तकार 6 घंटे प्रतिदिन कार्य के 12 दिनों में 750 कुर्सियाँ बनाते हैं। ठीक है, तो कितने व्यक्ति हैं, 30 काश्तकार हैं, कितने दिन कार्य करते हैं, तो ये करते हैं 12 दिन, कितने घंटे करते हैं 6 घंटे, बटे कितनी कुर्सियाँ बनाते हैं 750 बराबर। फिर दूसरी कंडीशन में
24 कास्ट काल, कितने 24, 24 कास्ट काल लगाए जाते हैं। 9 घंटे प्रतिदिन से काम कराया जाता है। हमसे दिन पूछे गए हैं तो इंटू 9 बटे, और कितनी कुर्सी बनती है 1125। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद अगर आप समझ रहे हो 125 का दुनिया अगर अपन पढ़ेंगे तो 125 दूनी 250, यानी 125 छक्के, तो ये बन जाए 125 छक्के 150। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद हम इसे और सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 125 अट्ठे 1000, 125 नंबर 125 नंबर 1125। क्लियर, समझ में आया? इसके बाद 9 से 9 कट रहा है, 6 से 6 कट रहा है। क्लियर। इसके बाद और कैंसिल करेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। क्लियर। तो यहाँ पर बचा हमारे पास 30 बटे में कुछ नहीं बचा 1 बराबर 2 इंटू D2 बटे 1। अब कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। 2 से कैंसिल करेंगे 2 15, तो ये कितने दिन में होगा, 15 दिन में वो कर पाएंगे, यानी जो D2 की वैल्यू है वो कितनी है, 15 दिन। क्लियर, इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? देखें, समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनु अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन क्या है? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है, मैं यहाँ पर देखना है, अनु जो है तो अनु कितने कितने करती है खर्च वेतन का, 40% भोजन पर। तो सबसे पहले भोजन पे करवा दिया अपन ने 40%, इतना क्लियर। इसके बाद मकान के रेंट पर, यानी रेंट पर कितना करती है खर्च, तो रेंट पर 10%। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद मनोरंजन पर कितना, सॉरी रेंट पर कितने करती है, रेंट पर 20%। तो रेंट पर 20%, मनोरंजन पर यानी शॉर्ट में लिख दे रहा है कितने परसेंट, 10%। इसके बाद परिवहन पर यानी ट्रांसपोर्ट पर कितने करती है खर्च, परिवहन पर, तो परिवहन पे करती है 10%। यहाँ पे कितना होगा, 40 20 60 20 80, यानी कितने बचाती है, यानी सेव कितने करती है, 20%। यहाँ तक कोई दिक्कत? उनके हिसाब से 20%, अपने हिसाब से 20%, उनके हिसाब से कितने परसेंट करती है, कितने रुपए, तो रुपए में आएगा 1500। यहाँ पर हम देखेंगे हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया मासिक वेतन। तो देखिए कितने गुना है, 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 पंचे 10 यानी 0। कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। 1 मिनट रुकना, हाँ ठीक है। तो 0 से 0 कट जाए, कितने गुना है, 75 गुना है। तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है तो उसकी मासिक वेतन क्या होगा। तो देखो मासिक वेतन तो 100% रहा होगा, अभी तो जो 100% रहा होगा उसी में से जो आया होगा भोजन पे और रेंट पर, मनोरंजन पर, ट्रांसपोर्ट पर, फिर उसके बाद बचत हुई है कितनी, 20%। तो 20% बराबर 1500। 100% की वैल्यू आएगी, तो 100% की वैल्यू यानी इसे भी कितने गुना करेंगे अपन, 75 गुना। तो ये कितना हो जाएगा, 7500। इतना क्लियर, यानी जो राइट आंसर है इसका कितना आएगा, 7500। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखें क्वेश्चन है, एक 10 वर्ष के लड़के को 50,000 रुपये मिला जिसे एक ट्रस्ट के पास जमा कर दिया गया। ट्रस्ट ने उसे 4% वार्षिक की दर से ब्याज पर लगा दिया। ब्याज से इस नाबालिग लड़के को जेब खर्च के लिए 1200 रुपये प्रति वर्ष के अंत में दिए जाते हैं। तो ट्रस्ट का खर्च 300 रुपये वार्षिक है। ज्ञात कीजिए कि 18 वर्ष की आयु के होने पश्चात उस नाबालिग लड़के को कितनी राशि सौंपी जाएगी। तो देखें बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। व्यक्ति अभी कितने वर्ष का है, वो अभी 10 वर्ष का है। क्लियर, यानी जो बच्चा है वो 10 वर्ष का है, उसे जो पैसे मिलने हैं कितने वर्ष में मिलने हैं, 18 वर्ष में। ये तो क्लियर है माइंड में। तो 18 वर्ष में मिलने यानी कितने वर्ष का अंतर आ रहा है यहाँ पर आ रहा है प्लस 6 ईयर का। यहाँ तक कोई दिक्कत, 6 साल का अंतर आ रहा।
यहाँ पर जो लड़के दे रहा है इसे जो परसेंट मिल रहा है कितने, 50,000 पर कितना परसेंट, तो 50,000 पर जो उसे ब्याज मिल रहा है 4%, यानी अपन सीधा सीधा निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 के 20, यानी 2,000 रुपये उसे 1 वर्ष का ब्याज मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, 2,000 रुपये ब्याज मिलेगा तो कितने वर्षों में मिलेगा, तो 6 वर्षों, सॉरी यहाँ पर 8 वर्ष का अंतर आ रहा है, तो 8 वर्ष में उसे कितना ब्याज मिल चुका होगा, तो 8 वर्ष में उसे कितना ब्याज मिल चुका होगा, 16,000 रुपये ब्याज मिल चुका होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी 16,000 रुपये ब्याज मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो खर्च है, तो खर्च कितना है लड़के का, तो लड़के का जो खर्च है जेब खर्च, तो जेब खर्च के लिए कितने रुपए, 1200, ये कितने हैं, प्रति वर्ष है, यानी 1200 तो प्रति वर्ष है, और 300 रुपये ट्रस्ट का खर्च, यानी कुल कितने रुपए खर्च हो रहा है, 1200 रुपये जेब खर्च और 300 रुपये ट्रस्ट खर्च। ये बच्चे के लिए हो रहा है, नहीं कुल कितना खर्च हो रहा है बच्चे का, उसमें से 12 और 3 1500, तो 1500 हो रहा है एक साल में, तो 8 साल में कितना हो जाएगा, 15 अट्ठे 120, यानी कितने रुपए खर्च हो चुका होगा, 12,000 रुपये खर्च हो चुका होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो जब 12,000 रुपये खर्च हो चुका होगा तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 16,000 रुपये था, 16,000 रुपये में से 12,000 केवल लड़के का खर्च है, बच कितना रहा है यहाँ पर, तो बच रहा है कुल 4,000 रुपये लड़के के पक्ष में, यानी कुल खर्च कितना था, 50,000 था, 50,000 में से, सॉरी कुल रुपए कितने थे, 50,000, 50,000 में से 4,000 रुपये अभी भी बच रहा है, तो वो लड़के को दे दिए जाएंगे, तो 50,000 प्लस 4,000, तो कितना हो जाएगा, 0 0 0 4 5, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 54,000। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक इंडक्शन 2750 में खरीदता है और 2860 में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें क्या करना है, एक दुकानदार है तो उसने कितने में खरीदा, यानी उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, कॉस्ट प्राइस है उसकी 2860 रुपये, और उसने बेच दिया, यानी सेल प्राइस कितनी है, अरे सॉरी, तो उसकी जो इंडक्शन कुकर खरीदता है तो कितने में खरीदता है, 2750 रुपये में खरीदता है, और बेचता कितने में, तो जो बेचता है वो बेचता है 2860 में। यहाँ पर जो अंतर कितने का आ रहा है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है 50 और 60, यानी कितने 110, यानी 110 रुपये का उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा। लेकिन हमसे ये तो पूछा गया है 110, लेकिन हमसे क्या पूछा गया, प्रतिशत में पूछा गया है। तो हमेशा एक चीज़ आपको ये तो पता ही होगी या नहीं हो तो देखें, हमेशा जो लाभ या हानि निकाली जाती है वो किस पर निकाली जाती है, कॉस्ट प्राइस पर ही निकाली जाती है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास 2750 इंटू ऊपर 110 इंटू 100 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर में से और सॉल्व करेंगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 पन्ना 55, 10 दाम के 100 बटे 25, 25 एकम 25, 25 चौबीस 100, यानी कितना परसेंट, 4%, यही हमारा राइट आंसर आएगा। क्लियर है, उसे कितना लाभ होगा, तो उसे 4% का लाभ होगा, यही इसका राइट आंसर है। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 375, उनका महत्तम समावर्तक 25 है, अगर उन संख्याओं में से एक 75 छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच अनुपात क्या होगा। तो देखिए बिल्कुल आसानी से करेंगे इसे सॉल्व। यहाँ पर एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर N1 इंटू N2। तो यहाँ पर एलसीएम कितना है, तो एलसीएम हमारे पास 375 है, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 25, इसमें से एक संख्या कौन सी है, एक संख्या 75 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। क्लियर,
तो देखें 75 का दुनिया अगर डायरेक्ट समझ पा रहे हैं तो ठीक है, 75 चौके 300, 75 पंचे, ठीक है। अगर नहीं समझना तो देखो वैसे कर लो, 75 का बेहतर रहेगा। तो 75 दूनी 150, 75 पंचे, तो ये हो जाएगा कितना 75 पंचे 375, ठीक है। और 25 पंचे 125, यानी दूसरी संख्या कितनी है, तो दूसरी संख्या यानी आपकी N2, तो दूसरी संख्या है यहाँ पर 125। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब दूसरी संख्या 125 हो गई है, अब हमें क्या करना है कि एक संख्या 125 और दूसरी संख्या कितनी है, तो दूसरी संख्या 75, सॉरी एक संख्या 75 और दूसरी संख्या, तो छोटी संख्या उन्होंने पूछा छोटी संख्या और बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या है 75, बड़ी संख्या है 125। ऐसे कैंसिल करेंगे, 25 तिया 75, 25 पंचे 125, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो अनुपात बनेगा 3:5 का। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3:5 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो परिणामी वर्ग के क्षेत्रफल तथा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो देखो सीधी सी बात है, एक वर्ग होता है तो वर्ग में जो भुजाएं होती हैं तो लगभग समान ही होती हैं, चारों भुजाएं, ये तो आप बहुत बेहतर जानते हैं। एक वर्ग है, वर्ग में भुजाएं समान होती है। क्लियर? यानी भुजा गुणित भुजा, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। मान के चलो वो भुजा है 10, तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 वर्ग सेंटीमीटर। उन्होंने बोला कि भुजा कितनी बढ़ा दी है, 50%, यानी 10 थी 50% बढ़ाएंगे कितनी होगी, 15। क्लियर? तो ये भी कितनी हो जाएगी, 15, 15 × 15 225। यहाँ पर हम देखेंगे कि 225 आ गया, इनके अंतर कितना आ रहा है, तो इनके बीच का जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा, 50%। हाँ ठीक है, इनका अंतर कितना आ रहा है, इनका अंतर आ रहा है 125। तो जो अंतर आ रहा है 225 और 100, तो उन्होंने हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है तथा दिए गए क्षेत्रफल परिणामी वर्ग के क्षेत्र, परिणामी वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 225, और दिया मतलब जो क्षेत्रफल है वर्ग का क्षेत्रफल कितना 100, इसका अनुपात पूछा है। तो 25 नम्मा 225, 25 चौके 100, इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, इसका राइट आंसर आएगा 9:4। कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि के कारण किसी परिवार द्वारा चीनी के उपभोग को कितने प्रतिशत घटाया जाए जिससे परिवार के खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखिए बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। मान के चलो चीनी पहले 100 रुपये में 100 किलोग्राम आ रही थी। क्लियर? अब उसकी जो कीमत बढ़ी वो कितनी बढ़ गई, 20%, यानी 120। लेकिन हमें जो खर्च करना है अभी भी कितने रुपए करना है, 100 रुपये ही करना है, ज़्यादा नहीं करना। क्लियर? तो अपन क्या कर देंगे यहाँ वापस 100। यहाँ पर हमें देखना है कि कितने प्रतिशत घटाए जाए उपभोग को, तो 12 से हमें 100 में लाने के लिए कितने कम करने पड़ेंगे, 12। तो यहाँ पर हम निकालेंगे कि 12 120 का कितने परसेंट है, 0 से 0 कट जाएगा, 12 एकम 12, यानी 10 एकम 10%। इतना क्लियर? इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 10%। कोई दिक्कत परेशानी? सॉरी एक मिनट 120 से 12 घटा रहे हैं ना, एक मिनट रुकना जरा, जल्दी में। देखें हमें 100 में लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, 100 में लाने के लिए हमें 20 कम करना पड़ेगा। क्लियर? 100 में लाने के लिए 20 कम करेंगे तो 120 का 20 कितने परसेंट है, तो निकालेंगे 120 का 20 कितने परसेंट इंटू 100 करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 200/12, 12 एकम 12, कितना बचा 8, हो जाएगा 80, 12 छिंग 72, बचा 8/12, 8/12, इसे कैंसिल करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 16 सही 2/3%। क्लियर? इसका जो राइट आंसर आएगा 16 सही
2/3%। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी मिश्रण में, कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं ठीक है ना, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है और अगला है देखें, किसी मिश्रण में दूध तथा पानी 7:5 के अनुपात में है। मिश्रण में 15 लीटर पानी मिला देने पर नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है। तो मिश्रण में पानी की कुल मात्रा क्या है? तो देखो बिल्कुल आसानी से करेंगे कि अभी क्या है, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है? 7:5 है। उन्होंने क्या बोला कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है? 7:8 हो जाता है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और बोली है, कितने लीटर पानी मिलाने पर? 15 लीटर। तो 15 लीटर पानी मिला रहा है, तो यहाँ पर 5 और 3 कितना हो रहा? 8, यानी 3 यूनिट की वृद्धि हो रही। तो 3 यूनिट बराबर 15। 1 यूनिट की वैल्यू 3 5 15 के लिए जब 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ रही, तो उन्होंने हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है मिश्रण में पानी की कुल मात्रा। ठीक है, अब मिश्रण में पानी की कुल मात्रा कितनी होगी? तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 5 40, यानी जो इसका राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 40 लीटर। कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बन जाएंगे ना इस टाइप के क्वेश्चन? तो देखा कितने आसान सा एक क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। जो क्वेश्चन रह गए वो आप देख लीजिए, और बाकी ना बने तो हम करा देंगे। क्लियर? ठीक है।